नमस्कार। आज 9 मई 2021 विश्वकवि रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्मदिवस अर्थात् 25 वैशाख। उनको जन्म बंगाली पंचांग अनुसार 25 वैशाख 1268 तथा अंग्रेजी पंचांग अनुसार 8 मई 1861 मा भएको थियो। यी दुई पंचांगमा विभिन्नता पाए तापनि बंगाली पंचांग अनुसार 25 वैशाखमा उहाँको जन्मदिवस भव्यताका साथ पालन गरिने गरिन्छ। सन् 1912 मा कवि रविन्द्रनाथ टेगोरले एउटा कृति विश्वको सामु पस्किदिनु भयो र त्यस कृतिको नाम थियो गीताञ्जली, सङ अफरिङ। र गीताञ्जली भन्नाले हामी ईश्वरलाई गीतहरूको सङ्गालो भनेर पनि बुझ्न सक्छौं। र यो कृति के निम्ति 1913 मा उहाँलाई विश्वको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार नोबेल पुरस्कारले विभूषित गरियो। र यस पुरस्कार अर्थात् नोबेल पुरस्कार पाउने उहाँ एसियाबाट प्रथम व्यक्ति बने। उनी गुरुवर रविन्द्रनाथ टेगोर एक कवि मात्र नभएर उनी एक दक्ष चित्रकार, लेखक, संगीतकार पनि थिए। उहाँले संगीत क्षेत्रमा रविन्द्र संगीतको पनि एउटा जन्म दिनुभएको छ जो आज विश्वविख्यात रहेको छ। र मेरो यस छोटो वक्तव्यको क्रममा विशेष रविन्द्रनाथ टेगोरको पहाड भ्रमण, विशेष म रविन्द्रनाथ टेगोरको मङ्पू भ्रमणलाई फोकस गर्ने गर्छु। र यसरी मङ्पू भन्नाले हामी सिन्कुनासँग जोडिहाल्न सक्छौं, किनकि 1862 सालमा मङ्पूमा सिन्कुना खेती आरम्भ भएको हो। र यसरी मङ्पूमा सिन्कुना खेती आरम्भ भइसकेपछि त्यस कारखानामा, त्यस बगानमा कार्यरत जुन चाहिँ एउटा ब्रिटिस अधिकारीहरू थिए, जो त्यस कारखानामा कार्यरत जो कर्मचारीहरू, जो अफसरहरू थिए, उहाँहरूलाई बस्नका निम्ति सरकारद्वारा एउटा थुप्रै बङ्गलोहरूको निर्माण गरिएको थियो। ती थुप्रै बङ्गलोहरूमा एउटा बङ्गलो थियो क्विनोलोजिस्ट बङ्गलो। र क्विनोलोजिस्ट पदमा त्यस समय मङ्पू क्विलेन कारखानामा कार्यरत थिए डाक्टर मनमोहन सेन। र डाक्टर मनमोहन सेन र उनका धर्मपत्नी श्रीमती मैत्री देवी त्यसै क्विनोलोजिस्ट बङ्गलामा बस्ने गर्थे। मैत्री देवी बङ्गला साहित्यका एक दक्ष लेखिका थिइन्। उनको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरसँग एउटा शिष्य र गुरुको एउटा पवित्र सम्बन्ध थियो। र यसरी मङ्पूमा रहँदाखेरि मैत्री देवीको एउटा ठूलो एउटा अभिलाषा के थियो भने गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरलाई मङ्पूमा एकपल्ट पदार्पण गराउने, मङ्पूको जुन चाहिँ एउटा प्राकृतिक जुन सुन्दरता छ त्यसमाथि गुरुदेवलाई अवगत गराउने। र यसै तीक्ष्ण अभिलाषाकै फलस्वरूप मैत्री देवीले गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरलाई मङ्पूमा 4 पल्ट 1938 देखि 1940 सम्म 4 पल्ट ल्याउनमा सक्षम बनिन्। र सक्षम मात्र नभएर 1940 मा मैत्री देवीका पति डाक्टर मनमोहन सेन अनि मङ्पूका साधारणभन्दा साधारण मानिसहरू समग्रमा मिलेर गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्मदिवस 1940 मा भव्यताका साथ पालन गरेर एउटा इतिहास रच्न सक्षम बने। र यो जुन कार्यले मैत्री देवीलाई जहिले पनि मङ्पूले सम्झनेछ र उहाँको जुन एउटा मङ्पूप्रतिको जुन चाहिँ एउटा यस किसिमको गुरुदेवको रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्म पालन गर्नुको जुन चाहिँ मङ्पूका साधारण मानिसलाई पनि एउटा अवसर प्रदान गरेर जुन चाहिँ एउटा हामीलाई ऋणी तुल्याएका छन्, त्यो मङ्पू सदैव उहाँप्रति कृतज्ञ रहनेछन्। कालिम्पोङ शहर नजिक हामी पाउँछौँ गौरीपुर हाउस र अर्को एउटा चित्रभानु। प्रायः जसो तपाईँको यो टुरिस्टहरू, पर्यटकहरू कालिम्पोङ आउँदा गौरीपुर हाउस र चित्रभानु भवन अहिले पनि त्यहाँ पर्यटकहरू जाने गर्छ। यसरी मङ्पूमा रविन्द्रनाथ टेगोर आउनु पूर्व रविन्द्रनाथ टेगोर गौरीपुर हाउसमा आएर त्यहाँ बस्ने गर्थे। र गौरीपुर हाउस केही नजिक एउटा चित्रभानु छ। र चित्रभानुमा रविन्द्रनाथ टेगोरका
छोरा रवीन्द्रनाथ टेगोर र उनका धर्मपत्नी श्रीमती प्रतिमा देवी गर्मीको समय त्यहाँ बिताउन त्यहाँ आउने गर्थे। मैत्री देवीको रवीन्द्रनाथ टेगोरलाई मङ्पुमा ल्याउने एउटा ठुलो एउटा इच्छा थियो र त्यसै इच्छाको फलस्वरूप 21 मई 1938 मा रवीन्द्रनाथ टेगोर गौरीपुर हाउस कालेबुङबाट प्रथम पल्ट मङ्पुमा पदार्पण गरे। यसरी उहाँ रवीन्द्रनाथ टेगोर गौरीपुर हाउसबाट मङ्पु जान पूर्व उहाँ रवीन्द्रनाथ टेगोर गौरीपुर हाउसमा नै त्यस पूर्व नै त्यहाँ आएर बसेका थिए। यसरी मैत्री देवीले रवीन्द्रनाथ टेगोरलाई मङ्पु लगेपछि उहाँले क्विनोलोजिस्ट बङ्गलोमा नराखेर क्विनोलोजिस्ट बङ्गलोदेखि झन्डै 3 किलोमिटर दूरीमा अवस्थित सिरियल कोठीमा लगेर राखे र रवीन्द्रनाथ टेगोर सिरियल कोठीमा 21 मईदेखि 5 जुनसम्म त्यहाँ बसे। तर सिरियल कोठीमा त्यस समय बिजुली बत्ती थिएन र यो एउटा असुविस्ता पनि थियो। त्यो असुविस्तालाई मध्यनजर राख्दै 6 जुन 1938 मा डाक्टर मनमोहन सेन र मैत्री देवीले गुरु रवीन्द्रनाथ टेगोरलाई क्विनोलोजिस्ट बङ्गलोमा लिएर आउनुभयो र क्विनोलोजिस्ट बङ्गलोमा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर 8 जुनसम्म बस्नुभयो र 9 जुन 1938 मा उहाँ मङ्पुबाट फर्केर कलकत्ता प्रस्थान गर्नुभयो। यसरी सिरियल कोठीमा रहँदा अनि क्विनोलोजिस्ट बङ्गलोमा रहँदा त्यहाँ वरिपरिका जुन एउटा प्राकृतिक सौन्दर्य थियो त्यसमाथि मोहित भएर कवि रवीन्द्रनाथ टेगोरले सुन्दर सुन्दर रचनाहरूको सिर्जना गर्नुभएको छ। विश्वको साहित्यको ढुकुटी बर्नमा सक्षम बनेका छन्। सिरियल कोठी मङ्पुको सिरानमा छ र एउटा प्राप्त जानकारी अनुसार मङ्पुमा जति पनि कोठीहरू अर्थात् बङ्गलोहरू निर्माण गरियो ती निर्माणहरूमा प्रथम कोठी सिरियल कोठी रहेको जान्न पाइन्छ। र यसरी सिरियल कोठीलाई इन्सपेक्सन बङ्गलो पनि भनिने गरिन्छ र यस इन्सपेक्सन बङ्गलोमा त्यस समय गभर्नरहरू विशिष्ट अतिथिहरू त्यहाँ आएर बस्ने गर्थे। तर यसरी 1980 को दशकमा जुन चाहिँ एउटा पहाडमा एउटा जुन चाहिँ एउटा गोर्खाल्यान्ड मुद्दाको एउटा आगो दन्किएको थियो त्यसै आगोमा 22 जनवरी 1988 मा त्यो एउटा नष्ट भएर गयो। अहिले हामी त्यहाँ भग्नावशेष मात्र पाउँछौँ। गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोरको जुन एउटा मङ्पुमा जुन प्रथम एउटा भ्रमण थियो तर त्यस भ्रमण रहेको मङ्पुका कसैले पनि थाहा पाएनन् र उहाँ आएको मङ्पुका त्यहाँका जुन ब्रिटिस अधिकारीहरू त्यहाँ विभिन्न उच्च पदमा कार्यरत अधिकारीहरू बाहेक मङ्पुका साधारण जनताले यस महान व्यक्तित्व मङ्पुमा पदार्पण भएको एउटा सुइको पनि एउटा प्राप्त गर्न सकेनन्। त्यो एउटा दुःखद क्षण थियो। र दोस्रो पल्ट 14 मई 1939 मा गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर मङ्पु पदार्पण गर्नुभयो र त्यसरी उहाँको दोस्रो भ्रमणमा उहाँ सिरियल कोठीमा नबसेर मैत्री देवी परिवारले उहाँलाई क्विनोलोजिस्ट बङ्गलोमा लगेर राख्नुभयो र गुरुदेव रवीन्द्रनाथ टेगोर 17 जुन 1939 मा मङ्पुबाट कलकत्ता प्रस्थान गर्नुभयो र यसरी उहाँको दोस्रो भ्रमण पनि रवीन्द्रनाथ टेगोरले मङ्पुको जुन चाहिँ एउटा सुन्दर प्राकृतिक एउटा दृश्यहरू थिए त्यसबाट प्रभावित अथवा मोहित भएर सुन्दर रचनाहरू सिर्जना गरेको हामी जान्न पाउँछौँ। तर दुःखको कुरो के रह्यो भने दोस्रो भ्रमणमा पनि कवि रवीन्द्रनाथ टेगोर मङ्पु आएको खबर मङ्पुका कसैले पनि थाहा पाएनन्। त्यो एउटा दुःखको एउटा क्षण थियो र दुःखको एउटा मङ्पुवासीले एउटा निम्ति एउटा तितो एउटा अनुभव थियो। र तेस्रो पल्ट 12 सितम्बर 1939 मा रवीन्द्रनाथ टेगोर फेरि मङ्पु आउनुभयो। उहाँको यो एउटा तेस्रो भ्रमण थियो। यसरी उहाँ
5 नोभेम्बर 1939 सम्म मङ्पुमा बसेर उहाँ कलकत्ता फर्किनुभयो र यसरी तेस्रो पल्टसम्म पनि रविन्द्रनाथ टेगोर मङ्पु आउँदा मङ्पुका कारखानामा, मङ्पुका बगानमा कार्यरत विभिन्न पदमा, उच्च पदमा कार्यरत अधिकारीहरू बाहेक मङ्पुका साधारण जनताले एउटा विश्वकवि मङ्पुमा आएका खबर पाउन सकेनन्। त्यो एउटा मङ्पुवासीले एउटा बिस्तारै अनुभव गर्दै गएका थिए। यसरी तेस्रो पल्टसम्म पनि रविन्द्रनाथ टेगोर मङ्पु आएको कसैले पनि थाहा नपाउँदाखेरि मङ्पुका त्यस समयका केही युवाहरूले त्यस एउटा प्रतिक्रिया स्वरूप दार्जिलिङ गोर्खा निवारक सम्मेलनद्वारा प्रकाशित एउटा त्यस समय एउटा पत्रिका थियो खोजी भन्ने, त्यसमा एउटा प्रतिक्रिया स्वरूप एउटा प्रतिक्रिया प्रकाशित गरेका थिए कि यस्तो महान व्यक्तित्व मङ्पुमा भित्र पनि हामी मङ्पुका साधारण जनताले थाहा पाएनौँ। हामी पनि जुन चाहिँ गुरुवर छ रविन्द्रनाथ टेगोरलाई, हामी पनि उहाँलाई दर्शन गर्न चाहन्छौँ, उहाँलाई हामी नजिकबाट हेर्न चाहन्छौँ भन्ने त्यो एउटा उहाँहरूको मङ्पुका साधारण जनताहरूको एउटा जुन चाहिँ एउटा इच्छा, एउटा प्रतिक्रिया स्वरूप यसरी व्यक्त गर्दाखेरि जुन रविन्द्रनाथ टेगोर चौथो पल्ट जुन चाहिँ मङ्पुमा आउनुभयो, त्यति बेला मङ्पुका साधारण जनताले रविन्द्रनाथ टेगोरलाई नजिकबाट देख्न पाएका छन्। 21 अप्रेल 1940 गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोर मङ्पुमा चौथो पल्ट पदार्पण गर्नुभयो। यसरी पदार्पण गर्दाखेरि एक दिन, किनकि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो भ्रमणमा रविन्द्रनाथ टेगोरले मङ्पुमा मङ्पुका साधारणभन्दा साधारण नागरिकहरूलाई उहाँले नजिकबाट देख्न र बुझ्न उहाँले पनि अवसर पाएका थिएन र त्यसै कारण रविन्द्रनाथ टेगोरले मैत्रीदेवीलाई भनेका थिए, जुन दिनसम्म म नजिकबाट मङ्पुका गरिब साधारण जनताहरूलाई नजिकबाट देख्न र भेट्न पाउँदैन, तबसम्मको जुन चाहिँ मेरो मङ्पु यात्रा एउटा अपूर्ण रहनेछ। र यो कुरोलाई बुझेर मैत्रीदेवीले 1940 त्यस समय रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्म जयन्ती पनि धेरै नजिक आइसकेका थिए र त्यो एउटा पावन अवसरलाई ध्यानमा राखेर रविन्द्रनाथ टेगोरको एउटा मङ्पुका साधारणभन्दा साधारण जनताहरूलाई लिएर एउटा भव्य रूपमा एउटा रविन्द्रनाथ टेगोरको एउटा जन्मदिवस पालन गर्ने उहाँले एउटा निधो गर्नुभयो र ती कार्यक्रमहरूमा थुप्रो किसिमको एउटा सांस्कृतिक कार्यक्रमहरू, नाचगानहरू, पूजापाठहरू, विभिन्न कार्यक्रमहरू, ती कार्यक्रमहरू समावेश गरेका थिए र ती कार्यक्रमहरूलाई सञ्चालनको निम्ति त्यहाँ मङ्पुका कुलीन कारखानामा कार्यरत कर्मचारीलाई पनि एउटा आफ्नो एउटा जिम्मेवारी दिएका थिए। जुन चाहिँ जन्मदिवस पालन गर्ने क्रममा कार्यक्रममा विशेष कार्यक्रमलाई 3 भागमा विभक्त गरेको थियो र म विशेष त्यो कार्यक्रमको प्रत्येक चरणलाई छोटकरीमा एक गर्दै म हजुर समक्ष राख्नेछु। र यसरी प्रथम चरणको कार्यक्रममा गुरुदेवलाई मैत्रीदेवी परिवारले क्विन बङ्गलोको बरान्डामा राख्नुभयो। यसरी उहाँ बरान्डामा बसिसकेपछि त्यस समय बुद्धिस्ट लामाले बुद्धिस्ट वेशभूषामा एउटा उहाँको गुरुदेवको ठिक अघिल्तिर लोटामा फुलहरू भरी कलश राखी सर्वप्रथम दियो बाल्नुभयो, धूप बाल्नुभयो, अनि साङ सेर्गेम अनि पूजापाठ गर्नुभयो। यस दृश्यबाट यस्तो लाग्थ्यो कि रविन्द्रनाथ टेगोर एउटा व्यक्ति नभएर एउटा कुनै एउटा ईश्वर हो र कुनै एउटा ईश्वरको पूजापाठ त्यहाँ गरिरहेको छ, त्यस दृश्यले त्यस्तै एउटा भान हुन्थ्यो। र यसरी
यसरी प्रथम चरणको जुन चाहिँ कार्यक्रममा पूजापाठ सकेपछि उहाँलाई त्यहाँ उपस्थित जुन चाहिँ अतिथिहरू, जुन चाहिँ त्यहाँ कुइलेन कारखानामा कार्यरत पदाधिकारीहरूले खदार्पणहरू गरे, माल्यार्पण गरे र त्यसै क्रममा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरले त्यहाँ उपस्थित सबैलाई उपनिषदका केही अमूल्य बाणीहरू पनि उहाँले पढेर सुनाउनुभयो। पूजापाठ र खदार्पणको कार्यक्रम, प्रथम चरणको कार्यक्रम सिद्धिसकेपछि दोस्रो चरणको कार्यक्रममा गुरुदेवलाई उहाँ बरान्डाबाट बाहिर, उहाँलाई बाहिर क्विन लजिस्ट बङ्गलोको बाहिरपट्टि बाहिरतिर व्हील चेयरमा राख्नुभयो र त्यस बाहिरपट्टि दुई लहरमा मङ्पुका साधारण मानिसहरू फूलका गुच्छाहरू लिएर त्यहाँ उपस्थित थिए र यसरी गुरुदेवलाई क्विन लजिस्ट बङ्गलोको वरिपरि 3 पल्ट यसरी उहाँलाई व्हील चेयरमा घुमाउनु भयो। यसरी व्हील चेयर घुमाउँदाखेरि अघि नौमती बाजा र मारुनी नृत्यहरू थियो भने उसको पछि डम्फुरेहरू डम्फु बजाउँदै नृत्य गर्दै तामाङ सेलो गाउँदै एउटा त्यहाँको जुन चाहिँ एउटा वातावरण थियो, वातावरण एउटा सुन्दर एउटा वातावरणको एउटा सिर्जना भएको थियो। यसरी गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरलाई क्विन लजिस्ट बङ्गलोमा व्हील चेयरमा 3 पल्ट वरिपरि घुमाइसकेपछि उहाँलाई पुनः बरन्डामा ल्याएर राख्नुभयो र बरन्डामा राखेपछि अब सांस्कृतिक कार्यक्रमको थाल्ने गर्यो। त्यस सांस्कृतिक कार्यक्रममा गीत गाउनेहरू पनि थिए, डम्फुहरू बजाउँदै नाच्ने डम्फुरीहरू पनि थिए र त्यस क्षण यी सुन्दर दृश्यहरू देखेर रविन्द्रनाथ टेगोर खित्का छोडी हाँसेका पनि थिए। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरले मङ्पुमा पालन गरेको जन्मदिवस लिएर उहाँले जन्मदिन शीर्षकमा 3 वटा कविताहरू लेख्नु भएको छ र ती मध्येमा एउटा कविताको छोटो पंक्ति म तपाईहरु समक्ष पढेर सुनाउँछु। काल प्रातेर मोर जन्मदिने यही शल्य आतिथ्य बासे, बुद्धेर नेपाली भक्त यसै छिलो मोर वार्ता सुने, भूतले आसन पाती बुद्धेर वन्दना मन्त्र सुनाइलो आमार कल्याणे। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरले जीवनकालमा धेरैवटा बृहत ढंगमा जन्मदिवसहरू पालन गरेको हामी जान्न पाउँछौं। तर 1940 मा मङ्पुमा पालन गरेको बृहत ढंगमा मङ्पुका साधारण भन्दा साधारण जनताले एउटा अर्कै ढंगमा अर्कै प्रकारले पालन गरेको गुरुदेवको एउटा भव्य जुन चाहिँ जन्मदिवस थियो, यो नै एउटा अन्तिम थियो। किनकि 7 अगस्त 1941 मा गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरको निधन भयो र यस जुन चाहिँ 1941 मा जुन चाहिँ गुरुदेवको निधन हुनु पूर्व जुन एउटा उहाँको एउटा जन्मदिवस पालन गरेको थियो, त्यस समय उहाँ अस्वस्थ भएर हस्पिटलमा थिए र त्यसै हस्पिटलमा एउटा सानो प्रकारले उहाँको जन्मदिवस पालन गरेको थियो र मङ्पुमा मनाएको गुरुदेव रविन्द्रनाथ टेगोरको जुन चाहिँ एउटा जन्मदिवस थियो, त्यो नै उहाँको जीवनको एउटा अन्तिम बृहत ढंगमा मनाएको एउटा जन्मदिवस हो। र यसैले पनि मङ्पुमा जुन मङ्पुका साधारण भन्दा साधारण जनताले जुन किसिमले जुन आफ्नै प्रकारले जुन चाहिँ एउटा रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्म एउटा पालन एउटा गरे मनाए, त्यो एउटा त्यसको एउटा आफ्नै विशेषता छ। त्यस समय हाम्रा मानिसहरू गरिब थिए, अशिक्षित थिए, तर गरिब अशिक्षित भए तापनि हाम्रा मानिसले कवि रविन्द्रनाथ टेगोर जस्तो व्यक्तित्वको एउटा सम्मान गर्न जाने। जन्मदिन के हो त्यसको अर्थ उहाँले बुझ्न सके र हाम्रा मान्छेले विश्वका महान कवि रविन्द्रनाथ टेगोरलाई नजिकबाट देख्ने अवसर पाए। उहाँको एउटा जन्मदिन पालन गरेर एउटा इतिहास रचे, त्यो एउटा मङ्पुको इतिहासमा एउटा स्वर्ण अक्षरले लेखिएको छ।
উঠেছে, সুর উঠেছে অরুর বিনা তারে তারে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে? ও বন্ধু আমার, না পেয়ে তোমার দেখা, একা একা দিন যে আমার কাটে না রে। ভেঙে মোর ঘরের চাবি নিয়ে যাবি কে আমারে? Namaskar, our name is Cecil and I am going to play Hawaii dance. ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। তোমার রসকে কিংসুকে, তোমার রসকে কিংসুকে অলক্ষ রং লাগলো আমার অকারণের সুখে। তোমার ঝাউয়ের দোলে মরমরিয়া ওঠে আমার দুঃখ রাতের গান। তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়, রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন্ধায়। পূর্ণিমা সন্ধ্যায় তোমার রজনীগন্ধায়, রূপসাগরের পারের পানে উদাসী মন্ধায়। তোমার প্রজাপতির পাখা, তোমার প্রজাপতির পাখা আমার আকাশ চাওয়া মুগ্ধ চোখের রঙিন স্বপ্ন মাখা। তোমার চাঁদের আলোয় মিলায় আমার দুঃখ সুখের সকল অবসান। তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান, ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। আমার আপন হারা প্রাণ, আমার বাঁধন ছেঁড়া প্রাণ, তোমার হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। ফাগুন হাওয়ায় হাওয়ায় করেছি যে দান। Good morning, everyone. My name is Atesna Gurung. My school name is West Point School, and today I'm going to recite a poem. The title of the poem is We Have Been Friends Together. It was written by Coraline Newton. We have been friends together. We have been friends together in sunshine and in shade, since the first beneath the chestnut trees. In fancy we played, but coldness deals with thy hearts. A cloud on my thigh brow. We have been sat together in sunshine and in shade. Oh, the green grass were slumbered. We have been sat together in sunshine and in shade. We have been
sat together in sunshine and said, "The voices are now silent because there is no relation between the friends." Thank you. नमस्कार। आज 160वीं रविंद्र जयंती के इस शुभ उपलक्ष्य में एवं साथ ही इस वर्ष जहां महामारी का प्रकोप सारा विश्व में छाया हुआ है, आज हम एक दूसरे से प्रत्यक्ष रूप से मिलना संभव नहीं हो पा रहा है। इसलिए ऑनलाइन से जुड़े हुए सभी महानुभावों, साहित्य प्रेमियों एवं संपूर्ण मित्रों को कवि प्रणाम एवं अभिवादन। सर्वप्रथम मैं कालिम्पोंग साइंस सेंटर के आदरणीय संग्रहाध्यक्ष डॉक्टर बीबी गुरुंग जी के प्रति हृदय से आभार प्रकट करना चाहती हूँ एवं सभी आयोजक मंडल के प्रति भी मैं आभारी हूँ, जिन्होंने इस संकटकालीन स्थिति में भी इन ऑनलाइन के माध्यम से आज हम विविध कोनों से, हम अपने घरों से सबको एक मंच के माध्यम से साझा करने का जो एक सुअवसर प्रदान किया है, इसके लिए हम सभी के प्रति आभार प्रकट करते हैं। मैं अपना एक दो शब्द रखने के पहले गुरु रविंद्रनाथ की एक कविता बोरोन पाठ करना चाहूंगी। यह कविता मेरी बहुत प्रिय है और यह कविता उन्होंने 25 सितंबर 1940 को इसी कालिम्पोंग इस भूमि पर ही उन्होंने इस काव्य की रचना की थी। और यह कविता बोरोन इस प्रकार है। पाहाड़ेर नीले आर दिगंतरेर नीले, शून्य आर धरातले मंत्र बाঁধে छंदे आर मिले। বনেরে করায় স্নান শরতের রৌদ্রের সোনালি, হলদে ফুলের গুচ্ছে মধু খোঁজে বেগুনি মৌমাছি। মাঝখানে আমি আছি, চৌদিকে আকাশ তাই দিতেছে নিঃশব্দ করতালি। আমার আনন্দে আজ একাকার ধবনী আর রং। জানে তা কি এই কালিম্পং? ভান্ডারে সঞ্চিত করে পর্বত শিখর, অন্তহীন যুগ যুগান্তর। আমার একটি দিন বরমালা পরাইল তারে, এই শুভ সংবাদ জানাবারে। অন্তরিক্ষে দূর হতে দূরে অনাহত ছুড়ে প্রভাত সোনার ঘণ্টা বাজে। ডং ডং শুনেছে কি এই কালিম্পং? कालिम्पोंग एक पवित्र स्थल है जहां हमारे विश्व कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर जैसे महान विभूति ने पदार्पण कर पवित्र कर रखा है। कालिम्पोंग हम सभी जानते हैं चारों तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ, जहां पहाड़ों की रानी कंचनजंगा अपनी शुभ्र मुकुट धारण किए हुए अपना ऐश्वर्य बिखेरती है और उन्हीं श्वेत चोटियों के बीच से सूर्य की किरणें अपनी अपूर्व छटा के माध्यम से पूरे कालिम्पोंग वासियों को मदहोश कर उनके सौंदर्य से अभिभूत कर देती है, जिस सौंदर्य से कवि गुरु रविंद्रनाथ भी नहीं छूटे और जिस सौंदर्य का वर्णन इस बोरोन कविता में चित्रित है। इन्हीं भूमि में अन्य हम विविध साहित्यकारों, इतिहासकारों, भाषाविदों का पदार्पण, उनके योगदान को हम भूल नहीं सकते हैं, जिन पर पूरे साहित्य जगत को ही नहीं पूरे भारतवर्ष को गर्व है। जिनमें श्री पारसमणि प्रधान, श्री महानंदा पौडेल, श्री इमान सिंह चेमचोंग, श्री राहुल संस्कृतायन, श्रीमती कमला संस्कृतायन, श्री भाईचंद प्रधान, श्रीमती अनीता देसाई, श्री नरेंद्र कुमाई आदि विविध साहित्यकारों का अवदान अप्रतिम है और इन सब विभूतियों के कारण ही यह कालिम्पोंग की जो भूमि है वह पवित्र बन गई है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की बहुमुखी और उनकी जो वैविध्यपूर्ण रचना यात्रा जीवन का अगर हम अवलोकन करें
तो वे केवल कथा साहित्य या गीति काव्य के कथा साहित्य या गीति काव्य के वे रचयिता ही नहीं थे, बल्कि साहित्य के विविध विधाओं का प्रणयन एवं संस्कार देकर उन्हें सिर्फ भारतीय संदर्भ और पहचान देकर ही नहीं, वरन विश्व साहित्य के समकक्ष परिचय करवाया था। उन्होंने गीतांजलि के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था, पर अगर देखें तो उनके गीतों ने जितना अंतर जगत को स्पर्श किया था, उनके गल्प गुच्छ यानी उनकी जो छोटी छोटी कहानियां हैं ने बाह्य जगत को उतना ही उन्होंने मानव समाज के बीच परिचय करवाया था। मनुष्य, प्रकृति, समाज, इन तीनों का अपूर्व मिलन उनके गल्प गुच्छों में समावेश है। अतः समग्र मानव जीवन को उन्होंने इन छोटे छोटे इनके जो कथाओं में, उनके गल्प गुच्छों में उन्होंने समावेश किया है। अतः समग्र मानव जीवन को अगर हम देखें तो उन्होंने अपनी कथाओं में हर एक वर्ग के मन को टटोला है, नजदीक से देखा है, जो हमारे ही समाज के इर्द गिर्द है। रविन्द्रनाथ की जो गल्प गुच्छ के लिए, और हम देखते हैं कि उनकी जो गल्प गुच्छ है ये सिर्फ हमारे ही सामने, हमारे बीच ये बहुत ही प्रसिद्ध नहीं है। यह उनके लिए भी बहुत प्रिय था, जिनका जिक्र उन्होंने कई जगह उन्होंने किया है। एक जगह तो उन्होंने लिखा है कि मैंने जो छोटे छोटे कथाओं को लिखा है उनमें संपूर्ण बंगाली समाज का जो वास्तविक यानी यथार्थ जीवन का चित्र है। उन्होंने पूरे यथार्थ जीवन का उनमें उन कहानियों के माध्यम से उन्होंने उनमें समावेश किया है। एक पत्र में हर प्रसाद मिश्र एक महाशय को उन्होंने लिखा था कि मेरे अन्य सभी रचनाओं के मध्य मेरी ये छोटी छोटी जो कथाएं हैं मेरे सबसे प्रिय है। तो इस तरह हम देखते हैं कि आज सिर्फ बंगाली समाज ही नहीं, पूरे विश्व में उनके पोस्टमास्टर, काबुलीवाला, नौष्टनीर, खुदितो पाषाण, डाकघर, गुप्त धन आदि किसने नहीं पढ़ा है। रविन्द्रनाथ कथा काव्य के साथ साथ वे एक बहुत ही सशक्त निबंधकार, नाटककार, कुशल चित्रकार भी थे। उनके नाटक डाकघर, विसर्जन, मुकुट, राजा, रक्तकरबी से कौन परिचित नहीं है, बहुत कम ही होंगे। इस तरह सिर्फ बंगला कथा साहित्य को ही नहीं, बल्कि पूरे भारतीय कथा साहित्य को, कहानी विधा को, यानी विशेष करके कहानी विधा को रविन्द्रनाथ का ही अभिभावकत्व प्राप्त हुआ था। उन्होंने अपने पूरे रचनाकाल में लगभग 50 से 60 वर्षों के अवधि में 84 छोटी बड़ी कहानियों की रचना की। हम देखते हैं आज पूरे बंगाली समाज में छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक गीत बिहान, काव्य आवृत्ति, रविंद्र संगीत, रविंद्र नृत्य के माध्यम से अपने संस्कार के माध्यम से आज सिर्फ घर परिवार या समाज में ही नहीं, उन्होंने पूरे विश्व में कवि रविंद्र को जीवित रखा है। इससे बड़ी श्रद्धा और क्या हो सकती है। इस पर सिर्फ बंगाली समाज को ही नहीं, आज इस पर पूरे भारतवर्ष को गर्व है। अंत में मैं अपने इस जन्म जयंती के इस अवसर में उनकी कविता जन्मदिन के माध्यम से मैं उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहती हूँ। उनकी कविता जन्मदिन यह उनकी हिंदी अनुदित कविता है, बंगला से हिंदी अनुदित कविता है, वो मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करना चाहूंगी। जन्मदिन। आज मेरा जन्मदिन है, यह अभी अभी जीवन की सीमा की ओर जाने वाली राह में डुबकी लगाकर आगे चलने का अनुमति पत्र
मृत्यु से प्राप्त कर विलुप्ति के अंधकार में से बाहर निकला है। लगता है पुरातन वर्ष की ग्रंथि में बंधी जीर्णमाला जैसे वहां टूट गई हो। आज नया जन्मदिन नए सूत्र में गुथा जा रहा है। जन्मोत्सव के लिए यह जो आसन बिछाया गया है, यहाँ मैं केवल यात्री मात्र हूँ। यहाँ मैं मृत्यु के दाहिने हाथ से तिलक वरण करूंगा। यहाँ मैं तब तक प्रतीक्षा करूंगा जब तक नूतन अरुणिमा यात्रा पर जाने का संकेत नहीं देती। जन्मदिन और मृत्यु दिन आज परस्पर समीप है। दोनों एक ही आसन पर बैठे हैं। मेरे जीवन की सीमा में दोनों आलोक रात्रि के चंद्रमा और उषा के शुक्र तारे के समान आमने सामने होकर मिल रहे हैं। एक ही मंत्र से दोनों की अभ्यर्थना हो रही है। हे पुरातन अतीन, तुम अपना अर्घ्य नीचे करो। मेरे प्राणों की जन्मभूमि अरूप है। उदय श्रृंग पर उसकी आदि ज्योति को निहारो। मुझे आशीर्वाद दो। मायाविनी मरीचिका प्यास के जलते हुए दिग्गत में विलीन हो जाए। मैंने कंगाल के समान भरी थी आसक्ति की डाली। इस अपवित्र संचय पात्र को कर दो खाली। मुट्ठी की भीग धूल में वापस ले लो। आशीर्वाद दो। यात्रा की नौका पर चलते समय पीछे मुड़कर जीवन बोझ के उच्छिष्ट की ओर मैं आंखें फाड़ फाड़ कर न देखूं। इतना कहते हुए मैं अपना वक्तव्य यही समाप्त करना चाहती हूँ। धन्यवाद। My name is Sizan Ali. I am a student in St. Augustine School, class 6. I am going to recite a poem composed by Gurudev Rabindranath Tagore, where the mind is without fear. Where the mind is without fear and the head is held high, where knowledge is free, where a world has not been broken up into fragments by narrow domestic walls, where words come out from the depth of truth, where tireless starving stretches its arms towards perfection, where the clear streams of reason has not lost its way into the dreary desert of dead habits, where the mind is led forward by thee into ever-widening thought and action, into the heaven of freedom. My Father, let my country awake. Thank you. नमस्कार आदरणीय निर्णायक मण्डली, मेरा आदरणीय शिक्षक शिक्षिका महोदय, आज म पुनमित लेप्चा कालिम्पोङ सरकारी उच्च माध्यमिक विद्यालयको छात्रा तपाईहरुको अगाडि कविता प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। मेरो कविताको शीर्षक छ आमा। आमा कवि हुनुहुन्छ पारसमणि प्रधान। जन्मन्दो भने आमा, दुःखमा मरे मरे, आया आमा मरे आमा, मैले कति भने बालक दूधको थियो, दूध तिम्रो मिठो पिए, दिन रात तिमीलाई दुःख मैले कति दिए, बढायो सुखले आमाई, विद्या बुद्धि पनि दियो, मलाई सुख होस् भनेर ध्यान तिमीले कति लियो। साटोमा यसको मैले के गरौँ भन तिमी आफै, सेवा गर्छु सधैँ भन्छु, हे आमाई धन्य हौ तिमी। धन्यवाद। নমস্কার, সকলকে শুভ সন্ধ্যা। আজ আমার নিবেদন একটি কবিতা, সম্পর্ক। আমাদের ভাঙাচোরা পুরনো বাড়িতে একটা বহু পুরনো সেগুন কাঠের চেয়ার ছিল, বেশ বড়সড় চেয়ার। পিঠে ঠেস দেওয়া জায়গাটা ছিল কারুকার্য করা। কবে এবং কিভাবে যে চেয়ারটা আমাদের বাড়িতে জায়গা পেয়েছিল কেউ জানত না, কিন্তু চেয়ারটা আমার দাদু এবং পরে আমার বাবার অত্যন্ত প্রিয় হয়ে উঠেছিল। বাবা ওই চেয়ারটিতে বসে প্রতিদিন সকালে খবরের কাগজ পড়তেন। ছুটির দিনে ওই চেয়ারটিতে বসে অলস মধ্যাহ্নে পড়তেন রবীন্দ্রনাথের সঞ্চয়িতা। আবার ওই চেয়ারে বসেই বারান্দায় রাখা মস্ত রেডিওটা চালিয়ে খবর শুনতেন। বাবার বন্ধুরা কেউ এলে বাবা ওই চেয়ারটিতে বসেই তাদের সঙ্গে গল্প করতেন।
বিকেলে ওই চেয়ারে বসে বাবা চা খেতেন, মাঝে মধ্যে গুনগুন করে গাইতেন রবীন্দ্রনাথের কোনো গান। বর্ষার সন্ধ্যায় ওই চেয়ারে বসে বাবাকে মুড়ি তেলে ভাজাও খেতে দেখেছি। চেয়ারটা বাবার বিশেষ প্রিয় ছিল। এখন যে নতুন ফ্ল্যাটে আমাদের ছোট পরিবারের মাপা জীবন, সে ফ্ল্যাট বাড়িতে আমরা এসেছি বাবার মৃত্যুর পর। আমাদের পৈতৃক বাড়িটা জরাজীর্ণ হয়ে পড়েছিল, কিছু অংশ বিপজ্জনকও। তবু বাবা বেঁচে থাকতে ওই বাড়ি ছেড়ে অন্য কোথাও যাবার কথা আমরা ভাবতেও পারিনি, সাহস হয়নি। বাবার মৃত্যুর পর অবশ্য আমরা 4 জন 4টে আলাদা ঠিকানার বাসিন্দা হতে খুব একটা দেরি করিনি। জরাজীর্ণ, পুরনো, বিবর্ণ, স্মৃতি বিজড়িত প্রাচীন বাড়িটা প্রমোটারের হাতে তুলে দিতে আমাদের খুব একটা অসুবিধে হয়নি। বাবা ওই চেয়ারটার মতোই বাড়িটাকেও ভীষণ ভালোবাসতেন। বলতেন যে মাটিতে হেঁটে চলে শুয়ে বসে বড় হলে সে তো মায়েরই মতো, তাকে ভালোবাসতে হয়, যত্ন করতে হয়। বাবা ঠিক বুঝতেন না, তবু আমরা আলাদা সংসার পেতে বসার জন্য প্রত্যেকেই যে কি অসম্ভব ব্যগ্র হয়ে উঠেছিলাম সেটা শুধু আমরাই বুঝতাম। এই কালের মানুষ আমরা, স্মৃতি, নস্টালজিয়া এসব ছেদো বিষয় আমরা আটকে থাকবো কেন? তাই বাবার মৃত্যুর পর 3 মাসের মধ্যেই আমাদের ইচ্ছা পূর্ণ হলো। 4 জন 4 ঠাঁই, পুরনো স্মৃতি, পুরনো বাড়ি সব উধাও। তবু ওই চেয়ারটার প্রতি আমার কেমন একটা মায়া ছিল। নতুন ফ্ল্যাটে আসার সময় ওই ঢাউস চেয়ারটাকে নিয়ে এসেছিলাম, এনে রেখেছিলাম আমার বড়সড় ডাইনিং স্পেসে। চেয়ারটার দিকে তাকালেই বাবার কথা মনে পড়তো, কিন্তু চেয়ারটাকে রাখতে পারলাম না। একটা নতুন কেনা স্টিলের আলমারি ঘরে ঢোকানোর সময় ধাক্কা লেগে চেয়ারটার হাতল গেল ভেঙে। সেই থেকে আধুনিক ফ্ল্যাটে ভীষণ বেমানান ওই চেয়ারটা আশ্রয় পেল ফ্ল্যাট বাড়ির নির্জন ছাতে। একা চেয়ারটা ছাতে একা একা বৃষ্টিতে ভেজে রোদ্দুরে পড়ে। অনেক নিচে সাজানো সুন্দর ফ্ল্যাটে আমাদের নিজেদের সুখে, নিজেদের স্বস্তিতে সময় ফুরোয়। একদিন ভোররাতে স্বপ্ন দেখলাম বাবা এসেছেন। আমার চেয়ারটা কোথায়? বাবা, মানে চেয়ারটা, ওটা ভেঙে গেছে। ভেঙে গেছে? ওটা সেগুন কাঠের চেয়ার। কোথায় ওটা? ফেলে দিলি তোরা? বাবা হাহাকার করে উঠলেন। না, ফেলে দিইনি, ছাতে আছে বাবা। ছাতে? চল চল, ছাতে নিয়ে চল আমায়। এরপর বাবাকে নিয়ে ছাতে গেলাম। চেয়ারটা এক কোনায় অবহেলায় পড়ে আছে, আরো বেশি ভেঙে গেছে। ধুলো ময়লার দাগ ছোপে বিশ্রী হয়ে আছে। বাবা দৌড়ে গেলেন চেয়ারটার কাছে, চেয়ারটার গায়ে হাত রাখলেন, যেন হারানো সন্তানকে আদর করছেন। শোনো, বলো বাবা, শোনো, এ সেই চেয়ার যেখানে বসে আমি রবি ঠাকুর পড়তাম। এ সেই চেয়ার যার ওপর বসে আমি ছোটবেলায় মায়ের হাতে বানানো পিঠে পায়েস খেতাম। পড়েছি আর বুক ভরে উঠেছে, আমি বাংলার মানুষ, আমি বাংলায় কথা বলি যে ভাষায় গীতাঞ্জলি। বাবা হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন। আমার খুব অসহায় লাগছিল, কি করে যে বাবাকে একটু শান্ত করব। বললাম, আপনি চিন্তা করবেন না, মিস্ত্রি ডেকে ওটা এবার আমি সারিয়ে নেব। বাবা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে তাকালেন, কেমন অসহ্য লাগলো তার দৃষ্টি। বাবা বললেন, মিস্ত্রি? মিস্ত্রি তুমি কোথায় পাবে? ও চেয়ারের প্রতিটি বিন্দুতে রবি ঠাকুর, প্রতি ইঞ্চিতে মহাভারত, ভগবত গীতা। তোমরা ও চেয়ার সারাতেও পারবে না, ব্যবহারও করতে পারবে না। ও হলো সেগুন কাঠ, কত মস্ত তার শেকড়, কত বিশাল সে গাছ। কখনো দেখেছো সেগুন? না না, ও চেয়ার এখানেই পড়ে থাক, এই ছাদে এক কোনায়, এই একাকী নির্জনে। বলে বাবা আবারও হাউ হাউ করে কাঁদতে লাগলেন, যেন সদ্য সন্তান হারানো এক পিতা। হাউ হাউ সে কান্নার শব্দে আমার ঘুম ভেঙে গেল। ধন্যবাদ।
नमस्कार। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टेगोरलाई मेरो श्रद्धाञ्जली। विश्वकवि रविन्द्रनाथ टेगोर विषय म यहाँ छोटकरीमा प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। रविन्द्रनाथ टेगोरको जन्म 25 वैशाख 1268 अर्थात् 8 मई 1861 मा भएको थियो। उनको पिताको नाम देवेन्द्रनाथ टेगोर अनि माताको नाम शारदा देवी थिए। माता शारदा देवी साह्रै अस्वस्थ रहन्थे। पिता देवेन्द्रनाथ व्यवसायको कारण सधैँ व्यस्त, त्यसैले उनको बाल्यकाल माता पिताको मायामा नहुर्केर एक सुसारे अनि घरको नोकर चाकरहरूको देखरेखमा हुर्केका थिए। यी कुराहरू उनले आफ्नो आत्मकथा, जीवन स्मृति, अटोबायोग्राफीमा पनि वर्णन गरेका छन्। रविन्द्रनाथले विद्यालयको सीमित पाठ्यक्रममाथि उनी चासो राख्दैन थिए। उनलाई आफ्नै मातृभाषामा अध्ययन गर्ने ठूलो इच्छा थियो, त्यसैले उनको अध्ययन घरमै सुरु भयो। सानै उमेरमा सुन्दर सुन्दर कविता तथा गीतहरू रच्न सके। तत्वबोधिनी नामक पत्रिकामा उनको प्रथम कविता अभिलाषा प्रकाशित भएको थियो। उनले सन् 1878 मा हेनरी मोरलेसँग युनिभर्सिटी कलेज लन्डनमा अंग्रेजी साहित्यको अध्ययन गरे। भारतीय पत्रिकामा उनको युरोप प्रवासी पत्र सन् 1878 मा प्रकाशित भयो। रविन्द्रनाथले लेखेका नाटकहरूमा पहिलो थियो रुद्र चण्ड। उनले सन् 1878 मा हेनरी मोरलेसँग युनिभर्सिटी कलेज लन्डनमा अंग्रेजी साहित्यको अध्ययन गरे। भारतीय पत्रिकामा उनको युरोप प्रवासी पत्र सन् 1878 मा प्रकाशित भयो। रविन्द्रनाथले लेखेका नाटकहरूमा पहिलो थियो रुद्र चण्ड। बंगला भाषामा लिखित कविता संग्रह गीताञ्जली सन् 1911 सालमा प्रकाशित गरे रविन्द्रनाथ टेगोरले फुर्सदका समय गीताञ्जलीमा संग्रहित कविताहरू अंग्रेजीमा अनुवाद गर्थे। गीताञ्जलीबाट 53 वटा, गीतिमाल्यबाट 16 वटा, नैवेद्यबाट 16 वटा, खियाबाट 11 वटा, शिशुबाट 3 वटा, चैतालीबाट 1 वटा, कल्पनाबाट 1 वटा, अचल यतमबाट 1 वटा अनि उत्सर्गबाट 1 वटा कविता एवं गीतहरू लिई जम्मा 103 वटा कविता एवं गीतहरू अंग्रेजीमा अनुवाद गरी सन् 1912 मा गीताञ्जली सङ अफरिङ शीर्षक पुस्तक प्रकाशित गरे। गीताञ्जली भन्नाले ईश्वरलाई गीतहरूको समर्पण बुझिन्छ। यसै कृतिको निम्ति उनले विश्वको सर्वश्रेष्ठ नोबेल पुरस्कार पाए। उनी एसियाबाट साहित्यमा नोबेल पुरस्कार पाउने प्रथम व्यक्ति बने। उनले बंगला संगीतलाई नयाँ आयाम दिएका छन्। उनले दिएको नयाँ आयाम रविन्द्र संगीत विश्व प्रसिद्ध भएको छ। उनले सन् 1918 मा शान्ति निकेतनमा विश्व भारतीको शिलान्यास गरे। 22 डिसेम्बर 1921 मा विश्व भारतीय विश्वविद्यालयको उद्घाटन भयो। रविन्द्रनाथ टेगोर एक महान साहित्यकार मात्र नभएर एक असल चित्रकार पनि थिए। उनले बनाएका चित्रहरूको देशमा मात्र नभएर विदेशमा पनि सफलतापूर्वक प्रदर्शनी भए। 7 अगस्त 1941 विश्वकवि रविन्द्रनाथ टेगोरको निधन भयो। उहाँका निधनले विश्व नै मर्माहित भए। धन्यवाद।